नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। हरियाणा में फैली हिंसा में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि हिंसा भड़काया किसने है। हिंसा के गुनहगार आखिरकार कौन कौन है। उधर हिंसा की तपिश दूसरे इलाकों तक कैसे पहुंची है। इस हिंसा में खट्टर सरकार और उनका प्रशासन कैसे जिम्मेदार है, देखते हैं इसकी पड़ताल। हरियाणा को हिंसा की आग में झोंकने का कौन जिम्मेदार? आखिर किसकी नाकामी से सुलगा मेवात? वक्त पर उपद्रव क्यों नहीं रोक पाई खट्टर सरकार? मेवात के ये ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनकी आज हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के दामन तक पहुंच रही है। क्या नूह को दंगे में झोंकने से रोका जा सकता था? क्या नूह की आग को आसपास के जिलों में फैलने से रोका जा सकता था? आज उन चेहरों की पहचान करेंगे जिनके जिम्मे हिंसा को रोकना था। बताएंगे कि जब सड़कों पर अराजक भीड़ आगजनी कर रही थी, पत्थरबाजी कर रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी, हथियार लहरा रही थी, तब ये अफसर, ये नेता क्या कर रहे थे? जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद नूह में अब हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम नूह चौक पर ही मौजूद है और आप देख सकते हैं अभी भी प्रशासन की तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी तैनाती यहाँ पर की गई है। अभी भी आप देखिए सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं, धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट सस्पेंड है, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती है। लेकिन पहले उन चेहरों की पहचान कर लीजिए जो कानून व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा, अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा, पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा, ममता सिंह एडीजीपी कानून व्यवस्था, एम रवि किरण एडीजीपी साउथ रेंज, वरुण सिंगला एसपी नूह, 6 डीएसपी नूह और आखिर में नूह के अलग अलग थानों के एसएचओ। इतना बड़ा सरकारी तामझाम, इतना बड़ा इंतजाम, लेकिन फिर भी हिंसा को रोक नहीं पाए, उपद्रवियों को कंट्रोल नहीं कर पाए। तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। नूह का ये वही इलाका है जहां से हिंसा भड़कना शुरू हुई थी। पीछे इसी प्रशासन की सख्ती के पीछे प्रमाण आपको नजर आएगा। ये हरियाणा पुलिस का की चौकी का एक बैरक है और वो पूरी तरीके से जला हुआ नजर आ रहा है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर हिंसा भड़की थी। नूह में हिंसा की जो आग सुलगी वो आसपास के कई इलाकों को झुलसा गई। रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम तक तबाही मचाती गई। दिन दहाड़े हिंसा का नंगा नाच होता रहा और खट्टर सरकार सोती रही। पुलिस वाले देखते रह गए। सारा सरकारी तंत्र मानो उपद्रवियों के आगे घुटने टेक गया। आदमी जिंदा मर जाए जब आए कोई एसपी। नूह में जिस दिन हिंसा भड़क उठी उस दिन नूह के एसपी छुट्टी पर थे। नरेंद्र बिजाड़निया नूह के कार्यकारी एसपी के तौर पर काम कर रहे थे। कहीं एक पर्टिकुलर जगह इतनी बड़ी मात्रा में हिंसा हो जाएगी, उसका पूर्वानुमान लगाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करके जितने भी शामिल हैं बाई नेम, जिनके एफआईआर है उनके बाई नेम करी है और जिनके खिलाफ भी आइडेंटिफिकेशन वीडियो फुटेज के बेसिस पर है उनके बेसिस पे वीडियो के बेसिस पे कार्रवाई की जा रही है। कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई हैं और कुल अब तक 116 लोगों की प्रीमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं। 31 जुलाई को हिंसा की शुरुआत हुई नूह सिटी थाना क्षेत्र से। उसके बाद उस उपद्रव ने नूह सदर थाना क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। इन दोनों इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों थानों के एसएचओ पर थी। इनमें एक है ओमवीर एसएचओ सिटी थाना नूह, किशन कुमार एसएचओ सदर थाना नूह। लेकिन ये दोनों थानेदार हालात संभाल नहीं पाए। साइबर क्राइम का थाना तक उपद्रव की चपेट में आ गया। अपनी नाकामी स्वीकार करने की बजाय अब हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर
क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। लूह जलता रहा, हिंसा फैलती रही और सीएम खट्टर साहब ने जिम्मेदारी लेने की बजाय हाथ खड़े कर दिए। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं खट्टर? क्या नूह हिंसा खट्टर सरकार की फेल्योर नहीं? हरियाणा की हिंसा भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा के सरकार द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हिंसा है। इसका बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट खट्टर सरकार के पास था, तो खट्टर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? खट्टर साहब तो कल तक इस हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन खुद उन्हीं के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा, उससे खट्टर सरकार ही सवालों के घेरे में आ गई। ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित हो, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त। कभी भी मेवात के अंदर इस तरह की हरकत नहीं देखी गई। जब से हमको आज़ादी मिली है, जब से पार्टीशन हुई है 47 के अंदर, उसके बाद पहली बार नूह के अंदर इस तरह के दंगे देखे गए हैं। एक दूसरे के गले के ऊपर जो ये अटैक होने लग रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरह से हमारी सरकार इस चीज़ से अवगत है कि हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करानी पड़ेगी ताकि इस तरह की हरकत आइंदा फिर ना हो। तो खट्टर कुछ और कह रहे हैं और उनके डिप्टी कुछ और, बीजेपी के सांसद कुछ और कह रहे हैं। जरा इन बयानों का विरोधाभास देखिए। सीएम खट्टर ने कहा नूह की हिंसा किसी बड़ी साजिश का नतीजा है, तो उनके गृह मंत्री अनिल विज बोले ये सब अकस्मात हुआ, किसी ने इंजीनियरिंग की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं यात्रा आयोजकों ने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी, तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं धार्मिक यात्रा में लाठी डंडे तलवार लेकर क्यों निकले। वहीं बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल कह रही है कि नूह की हिंसा प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है वहाँ, जो नहीं होनी चाहिए। उस इलाके में तो 1947 में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सरकार विफल सरकार है और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं। हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है हरियाणा में। नूह में ही अगर उपद्रव होने से थाम लिया जाता तो आज हरियाणा के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंचती। ना नूह में कर्फ्यू की नौबत आती, ना ही हरियाणा के 8 शहरों में धारा 144 की नौबत आती। लेकिन आग नूह में लगी और उसने आसपास सभी को झुलसा दिया। गुरुग्राम में जो हिंसा हो रही है, ये जगह उसी बात की तस्दीक कर रही है। हालांकि अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन जो बीती रात बादशाहपुर में जो आगजनी की खबरें आई थी, मैं वहीं पर खड़ा हूं। देखिए कैसे आगजनी की गई है। ये पूरा इलाका है, यहाँ पर देखिए फ्रिज जो है ये यहाँ पर टूटा पड़ा है और यहाँ आग लगा दी गई है। यहाँ से वहां तक आप देखेंगे, आपको सिर्फ आग के निशान दिखाई देंगे। अकेले नूह के 4 थानों में ही इस हिंसा को लेकर 41 एफआईआर दर्ज कराई गई। करीब 125 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन अब तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि साजिश का सूत्रधार कौन है। इसीलिए सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार कटघरे में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने बयान पर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उनके बयान को लेकर लगातार हमलावर है और अब मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री के उस बयान को लेकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान बेहद निराशाजनक है, क्योंकि सरकार का पहला काम होता है लोगों को सुरक्षा देना। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है कि सरकार हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती, ये बयान बहुत दुखद और बहुत गैर जिम्मेदाराना है। ये सरकार खट्टर साहब इस जिम्मेदारी को निभाने में असक्षम है और कह रहे हैं कि सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये हटे, हमें कमान दे। और चलिए नूह के बाद अब बात करेंगे पवार की पहेली की। विपक्ष मणिपुर में हुई हिंसा के साथ ही नूह में हुई हिंसा को भी मुद्दा बना रहा है।
विपक्षी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर हिंसा को लेकर बुधवार को राष्ट्रपति से मिला। इस मुलाकात के बाद विपक्षी एकजुटता को लेकर एक नई पहेली सामने आ गई है। जब विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो विपक्ष के एक नेता सीन से गायब थे। तो क्या धूमधाम के साथ इंडिया नाम के जिस गठबंधन को लॉन्च किया गया था, चुनाव से पहले ही उसकी हवा निकलने लगी है। मणिपुर को मुद्दा बना रहे विपक्षी दलों का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिलकर कुछ ऐसे लौटा। प्रतिनिधि मंडल में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, अधीर रंजन चौधरी थे, अरविंद सावंत थे, कनिमोई थी, सुष्मिता देव थी, बहुआ मांझी थी, ललन सिंह थे, राम गोपाल यादव थे, मनोज झा थे, संजय सिंह थे, संजय राउत थे। लेकिन विपक्ष का बड़ा चेहरा गायब था। विपक्ष के इस बड़े चेहरे का इंतजार मल्लिकार्जुन खड़गे को भी था। देखिए, माइक सामने है लेकिन खड़गे साहब इधर उधर देख रहे हैं। खड़गे जेब में हाथ डाले खड़े हैं, कभी कागज देखते हैं। उम्मीद थी शायद विपक्ष का बड़ा चेहरा विपक्ष की इस बड़ी बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाए। जब उम्मीद टूट गई तब खड़गे ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। हमने मेमोरेंडम में उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहां पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार। ये जो आपका मेमोरेंडम है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो सवाल ये, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खड़गे किसका इंतजार कर रहे थे? वो कौन था जिसके लिए खड़गे इंतजार कर रहे थे? आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस दिग्गज की गैर मौजूदगी ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए समय को थोड़ा रिवर्स अंदाज में मोड़ना होगा। ये तस्वीर राष्ट्रपति से विपक्षी नेताओं की मुलाकात की है। इस मुलाकात के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, संजय सिंह जैसे तमाम दिग्गज राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। लेकिन चंद मिनट के बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीर देखिए। इन दो तस्वीरों में एक ऐसा चेहरा मिसिंग है। वो चेहरा है शरद पवार का। राष्ट्रपति भवन जाने वाले विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल में शरद पवार शामिल थे, लेकिन विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पवार गायब थे। क्या शरद पवार ने विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जानबूझकर दूरी बना ली थी? क्या शरद पवार मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से बचना चाहते थे? राजनीतिक गलियारों में इन सवालों पर चर्चा है। चर्चा इसलिए भी है कि आज दिल्ली में दिखे पवार 24 घंटे पहले पुणे में थे। आज विपक्षी खेमे में दिखे पवार एक दिन पहले पवार पुणे में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में पवार के शामिल होने पर विपक्षी खेमे में नाराजगी भी थी। लेकिन गैर राजनीतिक कार्यक्रम का हवाला देकर शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने पहुंचे थे। अब सवाल ये कि आखिर राजनीतिक कार्यक्रम यानी विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पवार क्यों दूर रहे? प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखने वाले पवार विपक्षी नेताओं से क्यों दूरी बना रहे हैं? क्या मणिपुर पर पवार विपक्ष से अलग लाइन लेने की तैयारी में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले भी पवार विपक्ष से अलग सुर अख्तियार कर चुके हैं। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहा था, तब शरद पवार ने जेपीसी की मांग को बेकार बताया था। पीएम की डिग्री पर उठते सवालों के बीच पवार ने कहा था कि डिग्री कोई मुद्दा नहीं। अक्टूबर 2018 में शरद पवार ने कहा था कि राफेल विमान खरीद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पर लोगों को कोई शक नहीं है। पवार फिलहाल विपक्षी गठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ लव और हेट वाली उनकी स्टोरी पुरानी है। अजीत पवार, उनके जो भतीजे हैं, फिलहाल बीजेपी सरकार के साथ डिप्टी सीएम हैं। वहीं 2014 में महाराष्ट्र में एनसीपी ने बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया था। मार्च 2023 में एनसीपी के 7 विधायकों ने नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की थी। ये सब कुछ शरद पवार की सहमति से हुआ था। इसीलिए आज विपक्षी खेमे में सवाल है कि आखिर शरद पवार की पहेली क्या है? तो पवार की पहेली क्या है, ये तो चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक पहेली बाबा बागेश्वर भी बनते जा रहे हैं। अब तक उन पर बीजेपी के साथ सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कहानी बिल्कुल उलट नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की रामकथा की भव्य तैयारी हो रही है। और जानते हैं आप, सूबे के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की पहल पर धीरेन्द्र शास्त्री छिंदवाड़ा में रामकथा करने वाले हैं। जाहिर है इस रामकथा में राजनीति के सूत्र भी तलाशे जाएंगे।
जी लगाई चुके, आप लोग भी लगाइयो, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। जय श्री राम। हमारा सनातन पाखंडी नहीं, हमारे सनातन के संतों में ताकत है। मंच सज गया है, तैयारी पूरी है। बाबा बागेश्वर फिर भक्तों को राम कथा सुनाएंगे। छिंदवाड़ा के समस्त बागेश्वर धाम के पागलों को बड़ी प्रसन्नता का संदेश है कि हम 5, 6 एवं 7 तारीख में तक श्री जामसावली सरकार की कृपा से सिमरिया के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से उनको कथा सुनाने के लिए समस्त छिंदवाड़ा के पागलों के लिए हम आ रहे हैं। छिंदवाड़ा यानी कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ का गढ़, छिंदवाड़ा यानी मध्य प्रदेश का वो इलाका जहां कमलनाथ की मजबूत पकड़ है। इसी छिंदवाड़ा के भक्तों को अरसे से बाबा बागेश्वर का इंतजार था। आप आइए, आपका स्वागत है, आपकी बहुत जरूरत है छिंदवाड़ा जिले में। बहुत जल्दी हम छिंदवाड़ा में कथा करने आएंगे। अब भक्तों की ये मुराद पूरी हो रही है। कमलनाथ के बुलावे पर बाबा बागेश्वर छिंदवाड़ा आ रहे हैं। 5 से 7 अगस्त तक बाबा बागेश्वर की कथा होगी। 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। कथा के लिए 15 एकड़ जमीन पर पंडाल बनाया जा रहा है। कथा में 2 लाख भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की ये कथा कमलनाथ की पहल पर हो रही है। इस राम कथा के मुख्य यजमान है कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ। छिंदवाड़ा में राम कथा की पहल से बाबा बागेश्वर कितने खुश हैं, पहले ये सुनिए। बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जामसावली वाले हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम कथा सुनाने के लिए सिमरिया आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ। कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ की तारीफ बाबा बागेश्वर यूं ही नहीं कर रहे। फरवरी के महीने में धीरेन्द्र शास्त्री ने जब बागेश्वर धाम में भव्य धार्मिक कार्यक्रम कराया था तो बाबा से आशीर्वाद लेने खुद कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे थे। तभी ये तय हो गया था कि राम भक्तों को कथा सुनाने धीरेन्द्र शास्त्री छिंदवाड़ा आएंगे। हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। छिंदवाड़ा में बाबा का कार्यक्रम तय होते होते 6 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन अपने भक्तों को राम कथा का अमृत चखाने के लिए बाबा आखिरकार कमलनाथ के बुलावे पर छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जाहिर है छिंदवाड़ा में बाबा के कार्यक्रम को भी चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस चुनावी माहौल में वोट के लिए राम कथा का आयोजन कर रही है। ये कांग्रेस के लोग हैं जो विपक्ष में रहे तो भगवान, तो सत्ता में आ जाए तो सलमान, जब विपक्ष में आ जाते हैं तो नर्मदा पूजा करते हैं। बताना चाहिए कि 15 महीने में क्या किया था नर्मदा मैया के लिए। अब आरती उतार रहे हो, नर्मदा सेना मना रहे हो। छिंदवाड़ा में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत की तैयारी कर रहे कमलनाथ इस सवाल पर खुद बीजेपी को घेर रहे हैं। कमलनाथ पूछ रहे हैं कि छिंदवाड़ा में राम कथा से बीजेपी को क्या परेशानी है। हम मंदिर जाते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की रामकथा सिमरिया के हनुमान मंदिर के पास होगी। ये वही जगह है जहां कमलनाथ ने हनुमान जी की 101 फीट की हनुमान प्रतिमा का निर्माण कराया है। अब छिंदवाड़ा में बाबा की रामकथा होगी। हमसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। भक्तों का तांता लगेगा और चर्चा के केंद्र में बाबा बागेश्वर के साथ रहेंगे कमलनाथ। भोपाल से ब्रजेश राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। बड़ी खबर के साथ ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर फैसले का आज दिन है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर आज फैसला आएगा। 2 बजे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। 27 जुलाई को हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था।
मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर आपत्ति जताई है। 21 जुलाई को एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए थे। वाराणसी जिला जज ने सर्वे के आदेश दिए थे और अभिषेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, जो इंतजार था सर्वे को लेकर आज वो खत्म हो सकता है, क्या माना जाए, क्या फैसला आज सुनाया जा सकता है कोर्ट की तरफ से, क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं? बिल्कुल आयुषी, देखिए फैसला चूंकि जजमेंट इसमें ऑर्डर रिजर्व हो गया था और आज हमारी जानकारी है आज दोपहर बाद ये ऑर्डर प्रोनाउंस किया जा सकता है। और ये इससे आज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एएसआई का सर्वे होगा कि नहीं, इसको लेकर के सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सबसे अहम बात ये समझने की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एएसआई ने एफिडेविट दिया है कि हमारे सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा उस परिसर को, ज्ञानव्यापी मस्जिद को। ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोर्ट इस पर रिलाई करता है तो उसके ऑर्डर क्या होगा और इस पर रिलाई नहीं करता है तो क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। एएसआई भी इस मामले में एक पार्टी है, इसलिए अब कोर्ट के ऑर्डर पर सारा दारोमदार टिका हुआ। अगर कोर्ट आदेश देता है सर्वे का तो आप समझ लीजिए आज से सर्वे शुरू हो जाएगा। अगर इस पर रोक लगाता है तो फिर आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो शुरू होगी। जी ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज फैसले का दिन और इंतजार है सभी को कि क्या फैसला आखिरकार ज्ञानवापी पर आता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे नो हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर के साथ ही। नो हिंसा पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने शांति की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपील की है लोगों से हिंसक गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हिंसा वाली जगह किसी अमेरिकी के फंसे होने की जानकारी नहीं है। उन्होंने इस मामले पर दूतावास से संपर्क करने की बात कही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये बड़ा बयान आया है अमेरिकी विदेश मंत्रालय का। नू के लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील की है। नो हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जहां एक तरफ नू में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्रालय का ये बयान सामने आया है। इधर नो हिंसा के बाद एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। सेकेंड IRB बटालियन हेडक्वार्टर को नूह में शिफ्ट कर दिया है। गुरुग्राम के भोंसी से नूह में शिफ्ट किया है। तत्काल प्रभाव से शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। एक्शन में सरकार नजर आ रहा है। तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। सेकेंड IRB बटालियन हेडक्वार्टर को नूह शिफ्ट किया गया है। गुरुग्राम के भोंसी में पहले ये था और अब इसे नूह में शिफ्ट किया गया है और तत्काल प्रभाव से इस बटालियन को शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नो हिंसा के बाद लगातार सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। और हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में इंटरनेट सेवा पर रोक आगे बढ़ा दी गई है। 5 अगस्त तक इंटरनेट पर पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। नूह, फरीदाबाद, पलवल में ये पाबंदी जारी रहेगी। गुरुग्राम के सोहना, पटौदी, मानेसर में भी इंटरनेट सेवा पर 5 अगस्त तक रोक रहेगी। 31 जुलाई को हिंसा हुई जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि तमाम जगहों पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी मियाद को बढ़ा दिया गया है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि 5 अगस्त तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ाई गई है। नूह, फरीदाबाद, पलवल में पाबंदी जारी रहेगी। इसी के साथ साथ गुरुग्राम के सोहना, पटौदी, मानेसर में भी इंटरनेट सेवा 5 अगस्त तक बंद रहेगी। तो जब से हरियाणा के नूह में हिंसा भड़की है तब से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। हरियाणा की गृह मंत्री से लेकर पुलिस तक गहरी साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको साजिश के सबूत दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कैसे हिंसा के लिए सुनियोजित तरीके से हथियार जुटाए गए थे, कैसे कुछ मिनटों के भीतर हरियाणा का मेवात बंधक बन चुका था और पुलिस दंगाइयों के सामने बेबस और लाचार नजर आ रही थी। हद तो यह है कि सीएम खट्टर ने यह कह दिया कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। तीनों ओर से गोलियां चल रही थी, कभी इधर ओर से चलती तो हम भाग के इधर जाते हैं, फिर यहाँ से चलती तो यहाँ। अब मामला खराब हो लेगा भाई। पुलिस की प्रशासन की सहायता में 6 से 7 घंटे बाद ही मिली है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ था।
7 घंटे तक फायरिंग चल रही थी, वहीं खड़े थे हम। से फायरिंग हो रही है, उनके पास कट्टे तले का स्नाइपर सब सामान उनके हो रहा है। हरियाणा के मेवात में हिंसा के जिस ज्वालामुखी को देखकर सन्न रह गया हिंदुस्तान, क्या उसके लिए ऐसे पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था? सड़क पर मिली ये खाली बोतल नहीं है, ये साजिश का वो औजार है जो पूरे हरियाणा में आग लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये बोतल चीख चीख कर कह रही है कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ हरियाणा को आग के हवाले किया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव गुरुग्राम के पंजाबी मोहल्ला में मौजूद थे। वहां हुई हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहे थे। गुरुग्राम का बादशाहपुर और बादशाहपुर का पंजाबी मोहल्ला। पंजाबी मोहल्ले में हुआ यह है कि 9 मुस्लिम परिवारों के घरों के आगे ताला लटका है। वो लोग कहाँ गए इस बारे में किसी को सूचना नहीं है और करीब 40 से 45 लोग इन 9 घरों में रहते थे। और गुरुग्राम की हिंसा को कवर करने के दौरान सड़क पर पड़ी पेट्रोल बम की ये बोतल हमारे कैमरे में कैद हुई। ऐसे एक नहीं कई सबूत हैं जो आज हम बारी बारी आपको दिखाने जा रहे हैं। आज भारत की बात में हम मेवात हिंसा की टूल किट को एक्सपोज करने जा रहे हैं। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस वीडियो में सड़क पर सिलेंडर बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है वो सुनिए। तो तेरी जिंदगी में लाश आ जाए गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए। कितने तुम बजरंग दल वाले कितने तुम वो बनेंगे, आ जाओ। और हिंदू भाई भी हमारे मेवात के सारा हमारे साथ। यह हिंसा का वो दूसरा हथियार है जो सबूत बनकर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। सिलेंडर रखे गए थे और हिंसा की ऐसी प्लानिंग करने वाले लोग पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे थे जैसे उन्हें कानून व्यवस्था का कोई खौफ ही नहीं है। और अगर खौफ होता तो ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करते। अगर हिंसा की प्लानिंग पहले से नहीं होती तो एक साथ इतने सिलेंडर कहां से आए? अगर प्लानिंग नहीं थी तो कैसे सिलेंडर से पूरे रास्ते को रोक लिया गया? जरा कल्पना कीजिए, अगर इन सिलेंडर्स में ब्लास्ट होता तो कितनी बड़ी तबाही होती। सड़क पर साजिश के ये सिलेंडर कैसे बिछाए गए थे ये आपने देख लिया, लेकिन अब आपको वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसने सड़क पर सिलेंडर की ऐसी चादर बिछाने के लिए भीड़ को उकसाया था। भाइयों, जे मोनू माने सर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो जन्नत का हकदार हूँ। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यूं। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने वाला ये शख्स एक यूट्यूबर है जिसे एहसान मेवाती पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है। एहसान मेवाती ने सीधे मोनू मानेसर की हत्या के लिए पूरे मेवात को उकसाया था। ये जैसे आवन है, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदू से तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, जे धर्म के रखवाले हो ना, तो धर्म की रखवाली करो। मुसलमानों को या म्यों को या मेवात वालों को ना छेड़ो। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 वीडियो मौजूद है। पहला वीडियो बजरंग दल के मोनू मानेसर का है और दूसरा वीडियो एहसान मेवाती पाकिस्तानी का।
पहले वीडियो में मोनू मानेसर ने मेवात के नल्हड़ मंदिर जाकर जलाभिषेक की अपील की थी और मोनू मानेसर के इस वीडियो के सामने आने के बाद एहसान मेवाती मोनू मानेसर की हत्या के लिए भीड़ को उकसा रहा था। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। तुम तलवार की नोक देख के डर जाते हो और हम तलवार हाथों में लेके गर्दन भी उड़ा दें ना अगले बंदे की तो भी नहीं डरते, याद रखना। और मेरा भाई या वार्निंग है ना, हल्का में मत लियो, सही है ना। अब की अल्लाह की कसम है, ये जो म्यू है ना फुल जोश में और फुल गुस्सा में लग रहा है मुझे, सही है ना। और यही और मैं म्यू से कहना चाहूँगा, यह गुस्सा बरकरार रखियो जब तक तुम्हें इंसाफ ना मिले। अब समझिए इसके बाद हुआ क्या। हजारों की भीड़ जब सोमवार यानी 31 जुलाई को मेवात के नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक के लिए शोभा यात्रा के साथ पहुंची तो हमला होने लगा, पहले पत्थर से और फिर गोलियों से। सात घंटे तक फायरिंग चल रही थी, 7 घंटे तक फायरिंग चल रही थी। वहीं खड़े थे हम, उनके पास कट्टे तले का स्नाइपर सब सामान उनके दौरे है, AK-47 भी उनके दौरे है और ऊपर तक पहाड़ पर स्नाइपिंग कर रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों के पास स्नाइपर से लेकर AK-47 जैसे हथियार मौजूद थे। आखिर सवाल यह है कि इतने खतरनाक हथियार कहां से आए थे? क्या साजिश के सूत्रधारों ने हथियारों का इंतजाम किया? जब हथियार जुटाए जा रहे थे तो खुफिया सिस्टम कहां सो रहा था? हरियाणा के पुलिस नेटवर्क को भनक क्यों नहीं लगी? फायरिंग की आवाज आ रही है और हमें बोला गया है कि एक उचित दूरी बनाकर रखें। घरों से फायरिंग हो रही है। आपकी स्क्रीन पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है, इसी मंदिर में मौजूद भीड़ पर हमला हुआ था। ये मंदिर 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा है और चश्मदीदों के मुताबिक तीनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। घेर लिया पहाड़ियों से चारों तरफ। पहले मतलब हमने टीवी न्यूज़ में सुना था कि पाकिस्तान जो पहाड़ियों से युद्ध करता है या गोली चलाता है। खुद हमने अपनी आंखों से देखा है छोटा पाकिस्तान, जो ऊपर से पहाड़ियों से उल्टी दिशा में हमारे पर सर से कान से गोलियां हमारे खुद जा रही है। खुद अपनी आंखों देखी है। कितने लोग उस दौरान वहाँ पर फंसे रहे होंगे? 4000 मैं कंफर्म कह रही हूँ, 4000 से ऊपर ही लोग होंगे। और जो महिलाएं हैं वो कम से कम 1000-1500 होंगी और बच्चे भी उन्हीं के साथ थे। हरियाणा में हुई हिंसा में सबसे बड़े हथियार के तौर पर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। आप इस वक्त देख सकते हैं ये रोड जो है वो अभी पूरी पत्थर से पटी पड़ी है और इसी तरीके की तस्वीर जो है वो यहाँ से आप 2 किलोमीटर तक आप चलते जाएंगे तो आपको वही जली हुई गाड़ियां जो है वो दिखाई दी थी हमें भी। आप कहेंगे पत्थर भला हथियार कैसे हो सकते हैं? अगर ये सवाल जहन में है तो इस तस्वीर को देखिए। गाड़ी को चकनाचूर कर देने वाले इस पत्थर का साइज देखिए। टॉप एंगल की तस्वीर देखेंगे तो आपको गाड़ी के ठीक बगल में ईंटों का ढेर दिखेगा, लेकिन उन ईंटों से हमला नहीं हुआ। हमला ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से हुआ है। ये सोना रोड के बाईपास रोड है और ये अंबेडकर चौक के पास का इलाका है और दूर तक आप जहां भी नजर देखेंगे आपको बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। हरियाणा के मेवात से लेकर गुरुग्राम तक हमले वाले पत्थरों के साइज में कोई फर्क नहीं है। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर सड़क किनारे ऐसे ही पड़े रहते हैं? अब छोटे मोटे बच्चे अब हमारे नुकु भाग के डर के मारे। अच्छा, अब क्या करो, पत्थर डोले पत्थर लाठी सब चले, बच्चे बता रहे हैं। हमलावरों के हाथ में लाठियां किसने थमाई? ऐसा तो था नहीं कि अचानक शोभा यात्रा को देखकर हर कोई लाठी लेने के लिए बाजार दौड़ पड़ा था। तय है कि हमलावरों ने पहले से ही हथियारों का इंतजाम कर रखा था। नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा का ये वीडियो सामने आया है,
जिसमें हर हाथ में लाठी दिखाई दे रही है। 3.5 मिनट की इस वीडियो में मेवात में हुई हिंसा का आतंक साफ दिखाई दे रहा है। ठीक 1 मिनट 57 सेकंड पर एक शख्स के हाथ में सरिया भी दिखाई देता है। हिंसा में बच्चों को भी हथियार बनाया गया। हमने बच्चों का चेहरा धुंधला कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ब्राजील में पुलिस की रेड के दौरान फायरिंग हो गई है। 9 लोगों की मौत हो गई है। 2 अधिकारी भी घायल बताए जा रहे हैं। विला क्रूजरो फेवले में ये फायरिंग हुई है। पुलिस ने अपराधियों पर यह कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने अपराधियों पर जवाबी कार्रवाई भी की है। विला क्रूजेरो फेवेला में ये फायरिंग हुई है। 9 लोगों की मौत इस फायरिंग में हो गई है। 2 अधिकारी भी घायल बताए जा रहे हैं। ब्राजील में पुलिस की रेड के दौरान ये फायरिंग हुई। 9 लोगों ने जान गंवा दी। 2 अधिकारी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अपराधियों पर जवाबी कार्रवाई भी की है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से फायरिंग के बाद मौके पर हालात पैदा हो गए। 9 लोगों की मौत हो गई है। 2 अधिकारी भी घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस ने भी अपराधियों पर जवाबी कार्रवाई की है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।